ओके तो भाई हम लोग इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया था कि अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम की जो भी डिफिनीशन हमें मिलती है वो अगर फेल हो जाती है तो व्हाट इज़ द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने एटम को डिफाइन किया था। तो एटम की डिफिनीशन के साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी अलॉन्ग विथ डिफिनीशन। डिफिनीशन के साथ मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एटम का अपना एक सिंबल होता है और उस सिंबल को आप कैसे बनाते हैं, यानी वो सिंबल आता कहाँ से है। तो हम लोगों ने बात की थी अबाउट डिफिनीशन ऑफ एटम एंड द सिंबल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अभी एटम के बारे में कुछ बातें हम और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ये आपकी हेडिंग है, आप इसे लिख लीजिए पहले। तो यानी क्वेश्चन है कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, आपको एटम कैसे मिलेंगे। तो कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटम मिलेगा कैसे। देखो बात को, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ओके, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट का एटम फ्री स्टेट में नहीं मिलता है ना। जितने भी एलिमेंट नोन हैं, नियरली अभी 118 एलिमेंट हैं जो नोन हैं। इन एलिमेंट के एटम अगर देखा जाए तो मोस्टली कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। किस स्टेट में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एटम किस स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में। अब बात कर लेते हैं कि ये कंबाइंड या फ्री स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, फ्री स्टेट का मतलब हुआ कि एटम अकेले रहता है। यानी जैसे मान लो कि कोई एक एलिमेंट है ए, कोई एक एलिमेंट है जिसका एटम है ए। ठीक है, तो अगर ये एटम सपोज करिए अकेले ही रहता है नेचर में, तो हम बोलेंगे ये फ्री स्टेट में है। अब अगर वहीं पे एटम ए किसी दूसरे एटम ए के साथ ही जुड़ जाए, मान लो A2 बना दे ऐसे, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ जाए, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये कंबाइंड स्टेट में है। तो बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम फ्री स्टेट में होते हैं। मोस्टली एलिमेंट के एटम कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब कि वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे या फिर आयन के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो यूजुअली मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट जिनमें आपके आते हैं नोवेल गैसेस, है ना। जो नोवेल गैस एलिमेंट होते हैं इनके एटम फ्री स्टेट में होते हैं। तो अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि ये नोबल गैस एलिमेंट होते क्या है। तो याद रखिएगा आप, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी एलिमेंट क्या हैं? ये आपके नोबल गैस एलिमेंट कहे जाते हैं। यानी हीलियम, इनके सिंबल मैं लिख दे रहा हूँ, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये जो एलिमेंट हैं इनको नोबल गैस एलिमेंट कहा जाता है और इनके एटम फ्री स्टेट में रहते हैं। फ्री स्टेट का मतलब हुआ कि अकेले रहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ नहीं मिलेंगे, ना तो अपने किसी दूसरे एटम के साथ मिलेंगे, ना किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक और एलिमेंट अभी रिसेंटली जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, यानी कि वो 118th एलिमेंट जो है वो इसी नोबल गैस का है जिसको ऑर्गनेसॉन कहा जाता है, OG। ठीक है, तो छोड़िए फिलहाल। तो ये जो मेंबर हैं
ये यानी इन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं, ठीक है। बाकी जितने एलिमेंट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोजन का जो एटम है वो यूजुअली आपको N2 के फॉर्म में मिलेगा, तो आप बोलेंगे ये भी तो फ्री स्टेट हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो अकेले है, अकेले नहीं है, नाइट्रोजन के दो एटम मिलते हैं तब N2 बना है ना। तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए, ना तो अपने ही एटम के साथ ना किसी दूसरे एटम के साथ, अदरवाइज उसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्टेट बोलेंगे। तो एटम्स हमें दो तरह से मिल सकते हैं, या तो फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। कम फ्री स्टेट में केवल और केवल नोबल गैस के एटम फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हैं। इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं, अभी अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ तो बहुत ज़्यादा आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आप बस समझ लीजिए कि इन एलिमेंट को नोबल गैस बोलते हैं। गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टेट इनकी गैस है, ठीक है। और नोबल या आइडियल क्यों बोलते हैं वो रीजन अभी बताने का कोई बहुत बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इन नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, यानी कि या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे या फिर आयन के फॉर्म में रहेंगे। अब बात आती है कि नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ के बाकी दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्यों मॉलिक्यूल या आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है। तो उसका रीजन आप समझ लो। देखो, जो दूसरे एलिमेंट के एटम होते हैं जब वो मॉलिक्यूल या आयन का फॉर्मेशन करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप बोल लो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आप नहीं जानते हो और ज़्यादा चांस है कि आप नहीं जानते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, वो किसकी तरह हो जाता है, वो नोबल गैस की तरह हो जाता है। तो आप बोलेंगे नोबल गैस की तरह हो जाने से क्या होता है, तो एक रूल है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो बाकी तो अब नोबल गैस तो पहले से स्टेबल है, इसीलिए अकेले इसके एटम मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी दूसरे एलिमेंट के एटम हैं वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है इसका मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैस की तरह नहीं है। तो नोबल गैस की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल या आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से वो क्या कर लेते हैं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, और जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिलती है, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो इस बात को मैं फिर से समराइज कर दूं। देखो, जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स दो फॉर्म में आपको मिलेंगे। एक फॉर्म होगा क्या, फ्री स्टेट, यानी एलिमेंट्स के एटम फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, और दूसरा कि कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, वो एटम अकेले होते हैं, ओके। और केवल नोबल गैस के जो एलिमेंट हैं, यानी जो नोबल गैस हैं वो, अब नोबल गैस में कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गनेसन। इन एलिमेंट के एटम जो है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं 118, वो सभी के सभी किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ कि वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे या फिर आयन के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इसी बात को अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग आप लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स या फिर हाउ डू एटम एग्जिस्ट, आपकी हेडिंग हो जाएगी, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए।
तो आप लिखेंगे द एटम्स ऑफ only a few elements called noble gases. अब नोबल गैसेस में कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ, नाम नहीं। हीलियम, नाम मैंने लिखा है पीछे, आप चाहे तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, Xe है, रेडॉन एंड ऑर्गनेसॉन। ठीक है, ये हैं नोबल गैस। आर केमिकली अनरिएक्टिव। ये तो जो नोबल गैस के एलिमेंट होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी आसानी से रिएक्शन नहीं करने वाले होते हैं। तो जो रिएक्शन नहीं करेगा वो दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि जुड़े रहने के लिए क्या जरूरी है, तो व्हिच आर केमिकली इनर्ट एंड एग्जिस्ट। जब केमिकली इनर्ट हैं तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, इन द फ्री स्टेट। अब आप बोलेंगे कि फ्री स्टेट का मतलब क्या है, तो आप इतना ही लिख लीजिए, एज सिंगल एटम। अगर किसी एलिमेंट का एटम सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो समझिए किस स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, लेकिन अब ये तो हो गई कि ये नोबल गैसेस जो हैं ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाकी तो अब आगे लिख लीजिए, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी बाकी जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव। केमिकली रिएक्टिव का मतलब है अनस्टेबल होना। ठीक है, केमिकली बट रहने दीजिए, केमिकली रिएक्टिव का मतलब लेकिन आप समझेंगे कि वो अनस्टेबल होते हैं। एंड और रिएक्टिव है तो दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी दूसरे से कंबाइन होंगे, है ना। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये बात समझ में, यानी ये तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं उनके एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी तो आप समझे, ये यहाँ भी फ्री स्टेट लिखा है, यहाँ भी। ओके, ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखिए, एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। एटम्स यूजुअली आपको दो तरह से एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला आप लिखेंगे, फर्स्ट आपका है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो फ्री, देखो यहाँ पे आप याद रखना कि जो फ्री स्टेट में नहीं है वो एटम्स, है ना, सारे एटम नहीं, यहाँ पे जो एक फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो एटम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल, दीज एटम्स। दीज का मतलब वो जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, दीज एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, उन दोनों के। तो पहला आपका क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, एंड दूसरा तरीका आपका ये है, आप इसे बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। दूसरा है कि ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल या आयन का क्या होते हैं हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयन्स क्या होते हैं, इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है। बट ये क्यों बनाते हैं, तो मैंने कहा ना कि जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। व्हेन एटम्स फॉर्म molecules or ions, they become stable। वो स्टेबल हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, अगर कोई पूछ ले तब के लिए लाइन लिख लीजिएगा, बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर the stable और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप अभी थोड़ा परेशान हो जाएंगे, क्या है, तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस, है ना, क्योंकि इस तरह से उनको नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है और इसीलिए वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम एटम की एक प्रॉपर्टी के बारे में। हेडिंग आप लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास से एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि किसी एलिमेंट के एटम का मास जो है उसी को एटॉमिक मास बोलेंगे। यानी अगर हम देखें मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, है ना, यही बात तो हुई। अब बात आती है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप मेजर कैसे करते हैं। देखो जो एलिमेंट के एटॉमिक मास होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के करीब में होता है। ठीक है, इतना होता है नियर अबाउट। अब आप देखें कि एटॉमिक मास जो है वो इतना छोटा होता है कि ग्राम में बहुत छोटी, देखो 10⁻⁻24 आप इमेजिन कर सकते हैं ये नंबर कितना छोटा है। यानी इस नंबर के ठीक पहले टोटल 24 जो जीरो हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, यानी वो जीरो आप काउंट करते करते थक जाएंगे, ऐसा है कुछ, है ना, यानी बहुत ही छोटा है। तो जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इन नंबर्स को यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम एटॉमिक मास को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हमें इस तरह के अनयूजुअल नंबर ना मिले जिनको जिनसे कैलकुलेशन वगैरह में इनको डील करने में हमें डिफ़िकल्टी हो। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मेथड ढूंढते हैं जिससे कि हमें सिंपल नंबर में जो है एटॉमिक मास मिल जाए। ठीक है, तो अब अच्छा बताओ, आप ही बताओ कि मास कैसे निकालते हैं। अब एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मास में क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास आपको निकालना है उसके एक तरफ ऐसे ना बाट रखते हैं ना, और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 kg का बाट रखा है तो हम बोलेंगे कि ये 1 kg है। 2 kg का रखा है तो 2 kg। इसका मतलब है कि 1 kg एक रेफरेंस वेट है या मास है, यानी 1 kg एक रेफरेंस है। किसी ने तो बताया होगा कि 1 kg इतने को बोलेंगे, और उस 1 kg से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइम हैवियर है, कितना टाइम भारी है, यही तो उसका मास होता है। अगर भाई मैं बोलूँ कि चलो मैं मान लो कि 70 kg का हूँ, इसका मतलब है कि मैं 1 kg से 70 टाइम हैवी हूँ, यही तो मतलब हुआ। तो वैसे लोगों ने तो 1 kg क्या रेफरेंस मास हो गया ना, उसी तरह अब चूंकि kg ये हमारी डे टू डे लाइफ यानी जिनका मास ज़्यादा है उनके लिए रेफरेंस हुआ। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एटम का मास तो बहुत कम है, तो इसके लिए रेफरेंस kg या ग्राम या मिलीग्राम में नहीं दे सकते हैं। देंगे तो इस तरह की नंबर्स मिलेंगी जिनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि कर सकते हैं बट मुश्किल होगा।
हम चाहते हैं कि कोई सिंपल नंबर मिले, तो कोई ऐसा रेफरेंस ढूंढते हैं जिसके रिस्पेक्ट में एटम का मास इस तरह ना आके 1 2 3 4 ऐसे कोई सिंपल नंबर आ जाए। तो वो रेफरेंस कहाँ से लाया गया? तो वो रेफरेंस लाया गया, कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको बोलते हैं कार्बन 12। आइसोटोप क्या होते हैं? एक किसी एलिमेंट के एटम, कोई एक एलिमेंट है, इसके एटम नेचर में जितने फॉर्म में मिलते हैं तो वो सभी एक दूसरे के आइसोटोप कहे जाते हैं। ओके, तो आइसोटोप या फिर ये तो खैर एलोट्रॉप हो जाएंगे। आपको आइसोटोप हम कैसे बताएं? आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, अभी में भी आपने एटॉमिक नंबर भी नहीं जाना हो, तो अभी आप इतना देखिए, मैं आपको अभी एटॉमिक नंबर बताऊंगा तब। एक्चुअली आइसोटोप होते वो हैं एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर से आप फेमिलियर नहीं है, तो ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप समझिए कि कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है। ठीक है, इसके एक एटम का मास जो है लोगों ने निकाला, यानी इसके एक एटम को लिया और इसका मास निकाला। इसके जो भी मास आया उस मास का 1/12 कर दिया। अब जो भी, यानी एक एटम के मास का 1/12 करने से जो मिलता है उसको 1 AMU या 1 U कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 1 AMU या 1 U। अब किसी एटम का मास इसी 1 AMU या 1 U से कितना ज़्यादा हैवी है, उसी को हम उस एटम का क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से कितना ज़्यादा हैवी है, कितना हैवी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है ये बात? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप समझिए कि किसी एक एलिमेंट के एटम का, यानी एक एटम का जो मास है वो, यानी किसी एक एलिमेंट का एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से, यानी मास के 1/12 से कितना टाइम हैवी है, वही उसका क्या हो जाता है? एटॉमिक मास हो जाता है। वही क्या होता है? उसका एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, अब कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 जो है उसे 1 AMU बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, या आजकल AMU ना यूज करके 1 U बोलते हैं, यूनिफाइड मास। और 1 AMU या 1 U, हमने कहा ये पहले यूज होता था, ये अब यूज होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ में आई? यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ग्राम में अगर निकालें तो इतनी होती है। अब इसका मतलब है कि अगर मास है ग्राम में और उसको आप 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर दो तो आपको AMU या फिर U में जो मास है वो मिल जाएगा। और अगर वहीं पे आपको AMU या फिर U में मास दिया है, यानी यूनिफाइड मास में मास दिया है, तो आप इसको 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ग्राम में जो है मास मिल जाएगा, यानी जो मास है वो ग्राम में मिल जाएगा। तो AMU को जब चाहे आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या AMU में मास दिया है तो आप उसे ग्राम में दिया है तो AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है? किसी एलिमेंट का जो सिंगल एटम है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पोर्शन से कितना टाइम हैवी है। आप बोलेंगे क्या हमेशा हैवी ही होगा, इससे हल्का कोई एटम हो ही नहीं सकता? तो आंसर है नहीं, इससे हल्का कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम इससे हल्का नहीं हो सकता। ओके, इवन हाइड्रोजन एटम जो है, जो कि सबसे लाइटर एलिमेंट है, यानी सबसे लाइटेस्ट है, इससे हल्का कोई किसी एलिमेंट का एटम है ही नहीं,
वो भी, उसका भी मास इससे ज़्यादा होता है ना। मैंने आपको बताया था ना 1.673 इंटू 10⁻⁻24 के करीब इसका होता है, जबकि 1 AMU 66056 ही है, यानी इससे छोटा ही है। तो हाइड्रोजन भी इससे हैवी होगा। ठीक है, तो हम एटॉमिक मास को क्यों AMU में लिखते हैं, क्यों नहीं ग्राम में लिखना प्रेफर करते हैं, इसका रीजन क्लियर हुआ। क्योंकि इन नंबर को डील करने के कंपैरिजन में इस तरह के सिंपल नंबर जो है हम डील आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप हेडिंग लिख लीजिए कि क्या होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो हेडिंग आप लिखिए एटॉमिक मास। तो इसे आप चलिए कैसे आया ये तो हम लिखिए, एटॉमिक मास express as to how many time an atom of a substance is heavier than 1/12 of, या 1/12 mass of, है ना, 1/12 mass of the carbon 12, 1/12 mass of the carbon 12 एटम। ठीक है, ये तो हो गई डिफिनीशन। अब इसका मतलब हुआ कि जो 1/12 मास है ये आया कहाँ से। ठीक है, इसका ये यानी कार्बन 12 के एक एटम का मास जो है वो 1/12 उसका होगा कितना। तो ये आप जो है लिख लीजिए कि जो एटॉमिक मास है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इज expressed in AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो पहले यूज होता था और अभी भी कई जगह यूज होता है। और यू होता है आपका यूनिफाइड मास। ओके, तो 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू होता है 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये बात आपको समझ में। ये कहाँ से आया, तो आप यही समझ लीजिए कि ये आया कहाँ से। तो आप समझिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12 है ना, इज इक्वल टू 1 AMU, यहाँ से आया है, और 1 U। ठीक है, अब एक बात आप और समझ लीजिए, मास इन ग्राम divided by 1.66056 into 10⁻⁻24, you will get mass in AMU। ठीक है, या फिर मास इन AMU या फिर U इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा मास इन ग्राम। ठीक है, इसे आप इतनी बातें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है। अभी आगे अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे
कि अगर कोई एक एटम है तो एटॉमिक मास तो ठीक है, अब आपको एक मिलेगा मास नंबर, है ना। तो आपको मास नंबर मिलेगा और एक एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, इसको कैसे पता लगाते हैं, इनकी क्या मीनिंग होती है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।